क्लास 8। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक चलता है अभी, टैगोर का शांति निकेतन। ये टॉपिक ख़त्म होते ही आपका लेसन समाप्त। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में ज़रूर सुना होगा। शांति निकेतन क्या है, क्या था, किसने इसकी स्थापना की और क्यों की। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्थान 1901 में शुरू किया। टैगोर जब बच्चे थे तो वे स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। स्कूल में उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। वे सोचते थे कि बच्चों का यहाँ पर तंग किया जाता है, शोषित किया जाता है, शोषण किया जाता है। टैगोर को ऐसे लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा काम नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वे मुक्त और रचनाशील हों, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं का मतलब इच्छाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा प्रणाली के कड़े बंधनकारी और अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। यानी अंग्रेजों ने रूल बना दिए थे, अनुशासन बना दिया था, इससे मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हों, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद करता हो। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के साथ उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही बढ़ाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें ये जगह निर्मल शांति से भरी हुई दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मकता, मेधा को और विकसित कर सकते थे। मेधा होती है बुद्धि, ज्ञान, सोच, और सृजनात्मकता क्रिएटिविटी, अपने खुद से कुछ विचार बनाना, आकृति बनाना, खुद टीचर के साथ बैठ के पढ़ाई करना। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना कट्टर आलोचक थे। क्या था यहाँ पर? महात्मा गांधी तो पश्चिमी शिक्षा, मशीन और टेक्नोलॉजी की जो पूजा करते थे, उनके कट्टर और बुराई करने वाले थे, आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। अर्थात टैगोर जो है ऐसी शिक्षा चाहता था जिसमें आधुनिक शिक्षा का भी असर हो। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने और पढ़ाने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। ये कौन तय करेगा कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय शिक्षा क्या होती है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही और ये आज तक चलती रही है भी राष्ट्रीय शिक्षा। आप भी देख सकते हो कि हमारी इस सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, वो जो 2022 में स्टार्ट होगी। तो शिक्षा में परिवर्तन चलता रहता है, अभी समय के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन चलता रहता है। अब सभ्य एक टॉपिक और है, अभी सभ्य करने के लिए शिक्षा, ये लास्ट में है। 1870 में
शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, अभी 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू कर दिया, लेकिन ये पूरी आबादी के लिए नहीं थी। बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए गरीब लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय ज़रूरी थी। स्कूल भी बहुत कम थे। ज़्यादातर बच्चे स्कूल चर्च या रईसों द्वारा स्थापित किए गए। यानी उस टाइम स्कूल किसने खोले थे? चर्च ने, अर्थात ईसाई लोगों ने और पैसे वाले लोगों ने। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल कॉलेज खोलने शुरू कर दिए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया। टॉमस आर्नल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारों में से एक थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने क्या लिखा था? ये टॉमस आर्नल्ड के विचार हैं। मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जो अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात जो हमें अब पढ़ाया जाता है अंग्रेजी स्कूलों में, वो हमारे दिमाग में एक ऐसा विचार पैदा कर देता है कि अतीत में क्या हुआ था उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। हर रोज़ हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले या हजारों साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते हैं। अर्नाल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षाविदों की यही मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन जरूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है, उचित और अनुचित आचरण क्या होता है। शिक्षा खास तौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली होनी चाहिए। शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाने वाला होना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। कल हम इसके जो चैप्टर पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर भेजेंगे, तब तक आप इसको अच्छी तरह पढ़िए। इसमें भी 2-3 प्रश्न बने हुए इस लास्ट वाले पैरा में भी, तो इनको अच्छी तरह गहराई के साथ पढ़ो। थैंक्स।